पुराना खिलाड़ी, व्यंग्य, हरिशंकर परसाई। सरदार जी जबान से तंदूर को गर्म करते हैं, जबान से बर्तन में गोश्त चलाते हैं। पास बैठे आदमी से भी इतने जोर से बोलते हैं जैसे किसी सभा में बिना माइक बोल रहे हों। होटल के बोर्ड पर लिखा है, यहाँ चाय हर वक्त तैयार मिलती है। नासमझ आदमी चाय मांग बैठता है और सरदार जी कहते हैं, चाय ही बेचना होता तो उसे बोर्ड पर क्यों लिखता बादशाह। इधर नेक बच्चों के लिए कोई चाय नहीं है। समझदार चाय का मतलब समझते हैं और बैठते ही कहते हैं, एक चवन्नी। सरदार जी मोहल्ले के रखवाले हैं। इधर के हर आदमी का चरित्र वे जानते हैं। अजनबी को ताड़ लेते हैं। तंदूर में सलाख मारते हुए चिल्लाते हैं, वो 2 बार ससुराल में रह आया है जी, जरा बच के। उसके घर में 2 हैं जी, किसी के गले में डालना चाहता है, जरा बच के बादशाह। 2 जज की उसके हो चुकी हैं, तीसरी के लिए बाप के नाम की तलाश जारी है, जरा बच के। उसकी खादी पर मत जाना जी, गांधी को फुटकर बेचता है, जरा बच के। उस आदमी को मेरे साथ 2-3 बार देखकर सरदार जी ने आगाह किया था, वह पुराना खिलाड़ी है, जरा बच के। जिसे पुराना खिलाड़ी कहा था वह 35 से 40 के बीच का सीधा आदमी लगता था, हमेशा परेशान, हमेशा तनाव में। कई आधुनिक कवि उससे तनाव उधार मांगने आते होंगे। उसमें बचने लायक कोई बात मुझे नहीं लगती थी। एक दिन वह अचानक आ गया था, पहले से बिना बताए, बिना घंटी बजाए, बिना पुकारे वह दरवाजा खोलकर घुसा और कुर्सी पर बैठ गया। बदतमीजी पर मुझे गुस्सा आया था। बाद में समझ गया कि इसने बदतमीजी का अधिकार इसलिए हासिल कर लिया है कि वह अपने काम से मेरे पास नहीं आता, देश के काम से आता है। जो देश का काम करता है उसे थोड़ी बदतमीजी का हक है। देश सेवा थोड़ी बदतमीजी के बिना शोभा नहीं देती। थोड़ी बेवकूफी भी मिली हो तो और चमक जाती है। वह उत्तेजित था। उसने अपना बस्ता टेबल पर पटका और सीधे मेरी तरफ घूरकर बोला, तुम कहते हो कि बिना विदेशी मदद के योजना चला लोगे, मगर पैसा कहाँ से लाओगे? है तुम्हारे पास देश में ही साधन जुटाने की कोई योजना? वह जवाब के लिए मुझे घूर रहा था और मैं इस हमले से उखड़ गया था। योजना की बात मैंने नहीं, अर्थ मंत्री ने कही थी। वह अर्थ मंत्री से नाराज था। डांट मुझे पड़ रही थी। उत्तेजना में उसने 3 कुर्सियां बदली, बस्ते से पुलिंदा निकाला, बोला, जीभ उठाकर तालू से लगा देते हो। लो, आंतरिक साधन जुटाने की यह स्कीम। घंटा भर अपनी योजना समझाता रहा। कुछ हल्का हुआ। पुलिंदा बस्ते में रखा और चला गया। हफ्ते भर बाद वह फिर आया, वैसे ही तनाव में। भड़ से दरवाजा खोला, बस्ते को टेबल पर पटका और अपने को कुर्सी पर। बोला, तुम कहते हो रोड ट्रांसपोर्ट के कारण रेलवे की आमदनी कम हो रही है, मगर कभी सोचा है मोटर ट्रक वाले माल भेजने वालों को कितने सबीते देते हैं? लो यह स्कीम, इसके मुताबिक काम करो। उसने रेलवे की आमदनी बढ़ाने के तरीके मुझे समझाए। वह जब तब आता, मुझे किसी विभाग का मंत्री समझकर डांटता और फिर अपनी योजना समझाता। उसने मुझे शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, विदेश मंत्री सब बनाया। उसे लगता था वह सब ठीक कर सकता है, लेकिन विवश है। सत्ता उसके हाथ में है नहीं। उससे जो बनता है, करता है। योजना और सुझाव भेजता रहता है। देश के लिए इतना दुखी आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा। सड़क पर चलता तो दूर से ही दुखी दिखता। पास पहुंचते ही कहता, रिजर्व बैंक के गवर्नर का बयान पढ़ा।
सारी इकॉनमी को नष्ट कर रहे हैं ये लोग। आखिर यह क्या हो रहा है? जरा प्रधानमंत्री से कहो न। सरदार जी ने फिर आगाह किया, बहुत चिपकने लगा है। पुराना खिलाड़ी है, जरा बच के। मैंने कहा, मालूम होता है उसका दिमाग खराब है। सरदार जी हंसे। बोले, दिमाग? अजी, दिमाग तो हमारा आपका खराब है जो दिन भर काम करते हैं, तब खाते हैं। वह 10 सालों से बिना कुछ किए मजे में दिल्ली में रह रहा है। दिमाग को उसका आला दर्जे का है। मैंने कहा, मगर वह दुखी है। रात दिन उसे देश की चिंता सताती रहती है। सरदार जी ने कहा, अजब मुल्क है ये। भगवान ने इसे सट्टा खेलते खेलते बनाया होगा। इधर मुल्क की फिक्र में से भी रोटी निकलती है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, पिद्दी का कितना शोरबा बनता है? बताइए, कुछ अंदाज दीजिए। मुल्क की फिक्र करते करते गांधी और नेहरू जैसे चले गए। अब यह पिद्दी क्या सुधार लेगा? इस मुल्क को भगवान ने खास तौर से बनाया है। भगवान की बनाई चीज में इंसान सुधार क्यों करे? मुल्क सुधरेगा तो भगवान के हाथ से ही सुधरेगा। मगर इस इंसान से जरा बच के। पुराना खिलाड़ी है। मैंने कहा, पुराना खिलाड़ी होता तो ऐसी हालत में रहता? सरदार जी ने कहा, उसका सबब है। वह छोटे खेल खेलता है, छोटे दाव लगाता है। मैंने उसे समझाया कि एक दो बड़े दाव लगा और माल समेटकर चैन की बंसी बजा, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। सरदार जी मुझे उससे बचने के लिए बार बार आगाह करते, पर खुद उसे कभी नाश्ता करा देते, कभी रोटियां दे देते, कभी रुपए दे देते। मैंने पूछा, तो सरदार जी ने कहा, आखिर इंसान है। फिर उसके साथ बीवी भी है। उसने वह कमाल कर दिखाया है जो दुनिया में किसी से नहीं हुआ। उसने बीवी को यह मनवा लिया कि वह देश की किस्मत पलटने के लिए पैदा हुआ है। वह कोई मामूली काम करके जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उसका एक मिशन है। बीवी खुद भी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके घरवाले का मिशन पूरा हो जाए। वह दिन पर दिन ज्यादा परेशान होता गया। जब तब मुझे मिल जाता और किसी मंत्रालय की शिकायत करता। अचानक वह गायब हो गया। 8 से 10 दिन नहीं दिखा तो मैंने सरदार जी से पूछा। उन्होंने कहा, डिस्टर्ब मत करो, बड़े काम में लगा है। मैंने पूछा, कौन काम? सरदार जी ने कहा, उसकी तफसील में मत जाओ। बम बना रहा है, इनकलाबी काम कर रहा है। एक दिन वह सरकार के सिर पर बम पटकने वाला है। मैंने कहा, सच? वह बम बना रहा है? सरदार जी ने कहा, हाँ जी, वह नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है। उसे सरकार के सिर पर दे मारेगा, दुनिया पलट देगा, बादशाह। एक दिन वह संविधान लेकर आ गया और दुबला हो गया था, मगर चेहरा शांत था। फरिश्ते की तरह बोला, नथिंग विल चेंज अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बदलना ही पड़ेगा। इस देश को बुनियादी क्रांति चाहिए और बुनियादी क्रांति के लिए क्रांतिकारी संविधान चाहिए। मैंने नया संविधान बना लिया है। बस्ते से उसने पुलिंदा निकाला और मुझे संविधान समझाने लगा। यह प्रीएम्बल है, यह फंडामेंटल राइट्स का खंड है। इस संविधान में एक बुनियादी क्रांति की बात है। देखो, मनुष्य ने अपने को राज्य के हाथों क्यों सौंपा था? इसलिए कि राज्य उसका पालन करे। राज्य का यह कर्तव्य है। मगर राज्य आदमी से काम करवाना चाहता है। यह गलत है। बिना काम किए आदमी का पालन होना चाहिए। मैं जो पिछले 10 सालों से कुछ नहीं कर रहा हूं, सो मेरा प्रोटेस्ट है। मैं राज्य पर नैतिक दबाव डालकर उसका कर्तव्य कराना चाहता हूं। मैं जानता हूं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। आई डोंट माइंड। छोटे लोग हैं,
मेरे मिशन को नहीं समझ सकते। मैंने कहा, कोई काम नहीं करेगा तो उत्पादन नहीं होगा। तब राज्य पालन कैसे कर सकेगा? उसने समझाया, आप आदमी को नहीं जानते। वह मना करने पर भी काम करता है। यह उसकी मजबूरी है। मैन इज डून टू वर्क। अगर राज्य कह भी दे कि कोई काम मत करो, तुम्हारा पालन हम करेंगे, तब भी लोग काम मांगेंगे। साधारण आदमी ऐसा ही होता। इन्हें गिने मुझाप जैसे लोग होंगे जो काम नहीं करेंगे। हमारा पालन उन घटिया बहुसंख्यकों के उत्पादन से होगा। वह अपने संविधान से बहुत संतुष्ट था। एक दिन वह फोटोग्राफ लेकर आया। फोटो में वह संविधान प्रधानमंत्री को दे रहा है। बोला, मैंने संविधान प्रधानमंत्री को दे दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही इसे लागू किया जाएगा। सरदार जी ने कहा, आजकल फोटो पर जिंदा है। प्रधानमंत्री से मिल आया है। उसकी बीवी घर भाग रही थी, सो थम गई। इस फोटो को अच्छे धंधे में लगाए तो अच्छी कमाई कर सकता है, मगर वह जिंदगी भर रिटेल करता रहेगा। 2 से 3 महीने उसने इंतजार किया। संविधान लागू नहीं हुआ। वह अब फिर परेशान हो गया। कहता, यह सरकार झूठ पर जिंदा है। मुझे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही वे मेरा संविधान लागू करेंगे, पर अभी तक संसद को सूचना नहीं दी। अंधेर है, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं। एक दिन सरदार जी ने बताया, पुराना खिलाड़ी संसद के सामने अनशन पर बैठ गया है। रामधुन लग रही है, बीवी गा रही है, सबको सन्मति दे भगवान। इसे सबकी क्या पड़ी है? यही क्यों नहीं कहती कि मेरे घरवाले को सन्मति दे भगवान। तीसरे दिन उसे देखने गया। वह दरी पर बैठा था। उसका चेहरा सौम्य हो गया था। भूख से आदमी सौम्य हो जाता है। तमाशाइयों को वह बड़ी गंभीरता से समझा रहा था, देखो, इंसान आजाद पैदा होता है, मगर वह हर जगह जीरो से जकड़ा रहता है। मनुष्य ने अपने को राज्य को क्यों सौंपा? इसलिए न कि राज्य उसका पालन करेगा, मगर राज्य की गैर जिम्मेदारी देखिए कि मुझ जैसे लोगों को राज्य ने लावारिस की तरह छोड़ रखा है। नथिंग विल चेंज अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा संविधान लागू करना ही होगा, लेकिन इसके पहले राज्य को फौरन मेरे पालन की व्यवस्था करनी होगी। यह मेरी मांगे हैं। सरदार जी ने उस दिन कहा, बिजली मंडरा रही है बादशाह। देखो किसके सिर पर घिरती है, जरा बच के। सरकार की तरफ से उसे धमकी दी जा रही थी। घर जाने के लिए किराए का लोभ भी दिया जा रहा था, मगर वह अपना संविधान लागू करवाने पर तुला था। 7वें दिन सुबह जब मैं बैठा अखबार पढ़ रहा था, वह अचानक अपनी बीवी के सहारे मेरे घर में घुस आया। पीछे कुली उसका सामान लिए थे। उसने मुझे मना करने का मौका ही नहीं दिया। वह अपने घर की तरह इत्मीनान से घुस आया था। मेरे सामने वह बैठ गया। आंखें धंस गई थी, शरीर में हड्डियां रह गई थी। मैं भौंचक उसे देख रहा था। वह इस तरह मेरे घर में घुस आया था कि मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा था, मगर उसके चेहरे पर सहज भाव था। धीरे धीरे बोला, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया है। मैं कुछ नहीं बोल सका। वह बोला, कमजोरी बहुत आ गई है। कुछ ऐसा भाव था उसका जैसे मेरे लिए प्राण दे रहा हो। कमजोरी भी उसे मेरे लिए आई हो। उसने बीवी से कहा, उस कमरे में कुछ दिन रहने का जमा लो। मेरी बोलती बंद थी। उसने अचानक हमला कर दिया था। मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरी कनपटी पर ऐसा चांटा जड़ दिया है कि मेरी आंखों में तितलियां उड़ने लगी हैं। उसने मना करने की हालत भी मेरी नहीं रहने दी। मैं मूढ़ की तरह बैठा था और वह बगल के कमरे में जम गया था।
थोड़ी देर बाद वह आया। बोला, जरा एक दो सेर अच्छी मौसमी मंगा दो। कहकर वह चला गया। मैं सोचता रहा, इसने मुझे किस कदर अपाहिज बना दिया है। इस तरह मौसमी मंगाने के लिए कहता है, जैसे मैं इसका नौकर हूं और इसने मुझे पैसे दे रखे हैं। मैंने मौसमी मंगा दी। वह मेरे नौकर को जब तक पुकारता और हुक्म दे देता, शक्कर ले आओ, चाय ले आओ। उसने मुझे अपने ही घर में अजनबी बना दिया था। वह दिन में 2 बार मुझे दर्शन देने निकलता। कहता, वीकनेस अभी काफी है, 10 से 15 दिन में निकलेगी, जरा 2-3 रुपए देना। मैं रुपए दे देता। बाद में मुझे अपने पर खीज आती। मैं किस कदर सत्वहीन हो गया हूं। मैं मना क्यों नहीं कर देता। चौथे दिन सरदार जी ने कहा, घुस गया घर में बादशाह। मैंने पहले कहा था पुराना खिलाड़ी है, जरा बच के, 6 महीने से पहले नहीं निकलेगा। यही उसकी तरकीब है। जब वह किसी मकान से निकाला जाता है तो कोई इशू लेकर अनशन पर बैठ जाता और उसी गिरी हालत में किसी के घर में घुस जाता है। मैंने कहा, उसकी हालत जरा ठीक हो जाए तो मैं उसे निकाल बाहर करूंगा। सरदार जी ने कहा, नहीं निकाल सकते, वह पूरा वक्त लेगा। जब वह चलने फिरने लायक हो गया तो सुबह शाम खुले में वायु सेवन के लिए जाने लगा। लौटकर मेरे पास 2 घड़ी बैठ जाता। कहता, प्राइम मिनिस्टर अब जरा सीरियस हुए हैं, एक कमेटी जल्दी ही बैठने वाली है। एक दिन मैंने कहा, अब आप दूसरी जगह चले जाइए, मुझे बहुत तकलीफ है। उसने कहा, हाँ हाँ, प्रधानमंत्री का पीए मकान का इंतजाम कर रहा है, होते ही चला जाऊंगा, मुझे खुद यहाँ बहुत तकलीफ है। उसमें न जाने कहाँ का नैतिक बल आ गया था कि मेरे घर में रहकर, मेरा सामान खाकर वह यह बताता था कि मुझ पर एहसान कर रहा है। कहता है, मुझे खुद यहाँ बहुत तकलीफ है। सरदार जी पूछते हैं, निकला? मैं कहता हूँ, अभी नहीं। सरदार जी कहते हैं, नहीं निकलेगा, पुराना खिलाड़ी है। मैंने कहा, सरदार जी, आपके यहाँ इतनी जगह है, उसे यहीं कुछ दिन रख लीजिए। सरदार जी ने कहा, उसके साथ औरत है, अकेला होता तो कहता, पड़ा रह। मगर औरत औरत के डर से तो पंजाब से भागकर आया और तुम इधर औरत ही यहाँ डालना चाहते हो। उसके रवैये में कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह स्नान पूजा के बाद वह नाश्ता करता, फिर पोर्टफोलियो लेकर निकल जाता। जाते जाते मुझसे कहता, जरा संसदीय मामलों के मंत्री से मिल आऊं। आखिर मैंने सख्ती करना शुरू किया। सुबह शाम उसे डांटता, उसका अपमान करता। उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। कभी वह कह देता, मैं अपमान का बुरा नहीं मानता, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। फिर जिस महान मिशन में मैं लगा हुआ हूं, उसे देखते छोटे छोटे अपमानों की अवहेलना ही करनी चाहिए। कभी जब वह देखता कि मेरा मूड बहुत खराब है तो वह बात करना टाल जाता। कागज पर लिख देता, आज मेरा मौन व्रत है। आखिर मैंने पुलिस की मदद लेने का तय किया। उसने कागज पर लिख दिया, आज मेरा मौन व्रत है। मैंने कहा, तुम मौन व्रत रखे रहो, कल पुलिस तुम्हारा सामान बाहर फेंक देगी। उसने मौन व्रत फौरन त्याग दिया और मुझे मनाता रहा। कहा, 3 से 4 दिनों में कहीं रहने का इंतजाम कर लूंगा। सुबह वह तैयार होकर निकला। मुझसे कहा, एक जगह रहने का इंतजाम कर रहा हूं, जरा 5 रुपए दीजिए। मैंने कहा, 5 रुपए किस लिए? उसने कहा, जगह तय करने जाना है न, स्कूटर से जाऊंगा। मैंने कहा, बस में क्यों नहीं जाते, मैं रुपया नहीं दूंगा। उसने कहा, तो मैं नहीं जाता।
यहीं रहा आऊंगा। मैंने पस्त होकर उसे 5 रुपए दे दिए। शाम को वह लौटा और बोला, मैं दूसरी जगह जा रहा हूं। आपको 1 महीने में ही छोड़ दिया। किसी का घर मैंने 6 महीने से पहले नहीं छोड़ा। एक तरह से आपके ऊपर मेरा एहसान ही है। जरा 25 रुपए दीजिए। मैंने कहा, 25 रुपए किस लिए? वह बोला, कुली को पैसे देने पड़ेंगे। फिर नई जगह जा रहा हूं। 2 से 4 दिनों का खाने का इंतजाम तो होना चाहिए। मैंने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पास रुपए नहीं है। उसने शांति से कहा, तो फिर आज नहीं जाता। जिस दिन आपके पास 25 रुपए हो जाएंगे, उस दिन चला जाऊंगा। मैंने 25 रुपए उसे फौरन दे दिए। उसने सामान बाहर निकलवाया। बीवी को बाहर निकाला। फिर मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, कुछ ख्याल मत कीजिए। नो इल विल। मैं जिस मिशन में लगा हूं, उसमें ऐसी स्थितियां आती ही रहती हैं। मैं बिल्कुल फील नहीं करता। मैं बाहर निकला तो सरदार जी चिल्लाए, चला गया? मैंने कहा, हाँ, चला गया। वे बोले, कितने में गया? मैंने कहा, 25 रुपए में। सरदार जी ने कहा, सस्ते में चला गया। 100 रुपए से कम में नहीं जाता वह। पुराना खिलाड़ी अब भी कभी कभी कहीं मिल जाता है। वैसा ही परेशान, वैसा ही तनाव। वह भूल गया कि कभी मैंने उसे जबरदस्ती घर से निकाला था। कहता है, प्रधानमंत्री की अक्ल पर क्या पाला पड़ गया? कहते हैं कि हम किसी भी स्थिति में रुपए को डिवैल्यू नहीं करेंगे। मैं कहता हूं, डिवैल्यू नहीं करोगे तो दुनिया के बाजार से निकाल नहीं दिए जाओगे। जरा प्रधानमंत्री को समझाइए न। वह चिंता करता हुआ आगे बढ़ जाता है।